गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और कहाँ तक हो गया है, ओम के नियम और उसका जो है निगमन, है ना। कल हम लोग देख चुके थे। तो कल हम लोग देखे थे प्रतिरोध जो है R बराबर ML/N E² A और टाउ। ठीक है, ये जो है चलिए तो यहाँ पे जो है प्रतिरोध बराबर हम लोग निकाले थे R बराबर ML/N E² A.Z। ठीक है, मतलब ये प्रतिरोध जो है आपका R किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला तो ये है आपका इसकी लंबाई पर, दूसरा है इसके जो है क्षेत्रफल पर, और तीसरा है आपका ये श्रांतिक काल पर, है ना। विश्रांतिक काल जो है टाउ पर निर्भर करता है, बाकी जो है नियत राशि है ना, उस पर नहीं। तो इसमें मैं बताया था किसी चालक तार या किसी जो है तार की अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी जो है बढ़ जाता है। ठीक है, और चालक के जो है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, मतलब ये इसके विक्रमानुपाती होता है। अगर किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक, ये और अगर क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको कल समझाया था मैं। ये मान लो A से जो है B और ये C से जो है D। ठीक, ये दो जो है चालक तार है, दोनों की लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर जो है या 5 मीटर जो है इसकी लंबाई है। दोनों की लंबाई जो है समान है, लेकिन अंतर क्या है, ये जो है तार जो है पतला है और ये तार जो है मोटा है। तो ये पतला तार है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, कम होगा। पतले तार का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। और जब इसका जो है क्षेत्रफल जो है कम है, क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध जो है R का मान क्या होगा, ये कम है तो R का मान बढ़ जाएगा, तो R क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, उसी प्रकार ये मोटा तार है तो मोटे तार का जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक होगा, ठीक है, इस पतले तार की तुलना में। और इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इस फार्मूला से। ठीक, ये समझ में आ रहा है यहां तक। अब इसमें एक चीज देखिए, आप प्रतिरोध अधिक है मतलब बहने वाली धारा I का मान क्या होगा, कम होगा। यहां पर प्रतिरोध कम है तो बहने वाली धारा I का मान क्या होगा, अधिक होगा। समझ में आ रहा है। मतलब कि क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि दो समान जो है लंबाई के दो तार अगर आपको जो है दिए जाते हैं, एक जो है पतला तार है और एक जो है उससे मोटा तार है, तो किसमें जो है धारा अधिक बहेगी, तो इसके अनुसार क्या होगा, मोटे तार में जो है धारा जो है अधिक बहेगी। ठीक है, क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। क्लियर है। उसी प्रकार जो है ये आपका जो विश्रांतिक काल, ये जो है टाउ है ना, और ये टाउ जो होता है वो ताप के विक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर ताप को बढ़ाया जाए तो इसका मान क्या होगा, कम होगा, और इसका मान जब कम होगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 अगर टाउ है ये हो जाएगा T, तो इसको हम लिख सकते हैं R समानुपाती 1 टाउ समानुपाती T। मतलब R और T जो है क्या हो गया, एक दूसरे के समानुपाती हो गया, है ना। R विक्रमानुपाती है टाउ के और टाउ जो है विक्रमानुपाती है T के, तो ये दोनों क्या हो गया, समानुपाती हो गया। मतलब कि टेम्परेचर जो है बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये श्रांतिक काल कम होगा, मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम करेंगे
तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, घटेगा। मतलब ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप को कम करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। क्लियर है यहां तक? तो ये मैं कल बता दिया था, यहां तक है ना। अब आगे जो है देखते हैं, यहां तक हो चुका था। अब हम देखें विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट जो है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम देखें, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के जो है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और ये आपका जो है श्रांतिक काल पर जो है निर्भर करता है। मान लेते हैं, माना चालक की लंबाई जो है L है और क्षेत्रफल जो है A है। मान लेते हैं चालक की लंबाई L और क्षेत्रफल जो है आपका A है, ठीक, और इसका प्रतिरोध R है। क्लियर है? तो हम देखते हैं, तो R समानुपाती L, इससे है ना, पहला समीकरण। दूसरा, R जो है क्षेत्रफल के विक्रमानुपाती होता है, यहां से ये आपका जो है 2 समीकरण हो गए, ठीक। अब हम इन दोनों समीकरण को समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से, 1 और 2 से, ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये R समानुपाती हो जाएगा L अपान A हो जाएगा, ठीक। दोनों को करेंगे तो R ये L हो गया और उसके नीचे क्या है, A आ जाएगा, ये। क्लियर है यहां तक? अब हम देखें तो समानुपाती के चिन्ह को हटा देंगे। समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो इसके स्थान पर बराबर का चिन्ह लिखेंगे और एक नियतांक हम लिखते हैं, है ना, पहले ही बता चुका हूं। तो एक नियतांक, यहाँ पे नियतांक के रूप में हम रो को लिखेंगे, रो डॉट L अपान A। इसको रो क्या चीज है, एक अनुपातिक नियतांक है, यह जो है अनुपातिक नियतांक, अनुपातिक जो है नियतांक है, और इसी रो को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसी रो को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको प्रतिरोधकता कहते हैं, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये रो को कहते हैं। क्लियर है यहां तक? तो अगर हम इसमें देखें तो ये तो हो गया रो का अगर मान निकालना है तो इस वाली राशि है, इसको इधर ले आएंगे, है ना, इसको जो है इधर ले आएंगे, इसको त्रिया गुणा कर दो, तो त्रिया गुणा करोगे क्या हो जाएगा, A इसके साथ गुणा हो जाएगा और L जो है नीचे में आ जाएगा। ये हो जाएगा R डॉट A बटे L, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, रो, बराबर हो जाएगा रो। क्लियर है यहां तक? और इसको हम लिख सकते हैं रो बराबर R डॉट A बटे L, ठीक। ये हो गया आपका जो है विशिष्ट प्रतिरोध का जो है फॉर्मूला, रो बराबर R डॉट A अपान क्या हो गया, L हो गया, ठीक। यहां तक समझ में आया? अब हम यहां पर जो है इसमें हम R का मान जो है रख देंगे, ये R का मान है, तो R का मान रख दिए, क्या चीज, हाँ, R का मान रखते हैं, है ना, तो R का मान रखेंगे क्या हो जाएगा, रो बराबर R का मान ये है M L N E स्क्वायर A डॉट जो है टाउ, ठीक, डॉट, ये तो R का मान हुआ इतना, इसके बाद A बटे L है, A बटे L,
हाँ बोलिए। हाँ हाँ, चलिए तो ये समझ में आ गया। तो रो जो है अनुपातिक नियतांक है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है कहते हैं। अब इसको जो है हम इसको त्रियक गुणा किए तो ए जो है आर के साथ गुणा हो गया और एल जो है नीचे आ गया बराबर रो। तो रो बराबर आर डॉट ए बटे जो है एल, यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आर का मान, यहां पे आर का मान रख देंगे, ये वाला मान आर, तो ये जो है आर का मान हुआ इतना। अब उसके बाद आर के बाद क्या है, ए बटे एल है, तो ए बटे एल कर दिए। ठीक, अब इसमें देखो ये एल और एल कट जाएगा और ए कट जाएगा, तो रो बराबर क्या बचेगा, एम बटे एन ई स्क्वायर डॉट जो है टाउ, ये इतना बचेगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, रो मतलब क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। तो ये जो प्रतिरोधकता है ये चालक के लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे देखो जो लंबाई और क्षेत्रफल था वो आपस में कट गया, तो यहाँ पे एल और ए दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो चालक के लंबाई या क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता। मतलब अगर आप किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा दो या उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दो तो उससे जो है विशिष्ट प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि ये प्रश्न जो है ऐसा पूछा जाता है। मान लो 1 नंबर का जो है प्रश्न आएगा आपको कि किसी चालक के मान लेते हैं किसी चालक की लंबाई को जो है दुगनी कर दिया जाए, है ना। मान लेते हैं चालक ए है, अब इस चालक ए की जो है लंबाई को दुगनी जो है कर दिया गया है, तो इस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध कितना गुना होगा, इस प्रकार से जो है प्रश्न जो है आता है। तो दुगना है तो या दुगनी या चौगुनी ऐसा जो है आएगा। तो यहाँ पे क्या है, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको उस चालक की लंबाई को दुगनी करो या चौगुनी करो, ठीक है, दुगनी करो चौगुनी करो या फिर जितना भी गुना कर लो, है ना, उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध में जो है कोई अंतर नहीं आएगा। इस बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो पूछा जाता है 1 नंबर का प्रश्न, ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आता था तो उसमें ऐसा 1 नंबर का जो है क्वेश्चन आता था। 1 नंबर का जो है क्वेश्चन इसमें आएगा, है ना, और एकदम इजी है। अगर प्रश्न दिया जाएगा कि जैसे कि ये प्रतिरोध है, अब प्रतिरोध में अगर बोला जाए कि किसी चालक की लंबाई को दुगनी कर दिया गया, इसकी लंबाई एल है, इसको दुगनी कर दिया जाए 2l, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन जो है अब किसी चालक के प्रतिरोध में चालक की लंबाई को दुगनी कर दिए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना गुना होगा। यहाँ पे तो लंबाई एल कहीं पे दिखाई दे रही है, तो इसके जो है लंबाई में वृद्धि होने से विशिष्ट प्रतिरोध में जो है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हाँ, तो ये हो गया। अगर विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पूछा जाएगा तो यहां से आपको बनाना है ना, यहां से बनाना है विशिष्ट प्रतिरोध। मान लेते हैं चालक की लंबाई एल है, क्षेत्रफल ए है, प्रतिरोध आर है, तो आर समानुपाती एल और ये व्युत्क्रमानुपाती ए, 2 समीकरण हुआ, दोनों को जो है सॉल्व किए तो हमारा ये आ गया। अब इसमें आर का मान रखे तो ये आ गया। क्लियर है? यहां तक आपको जो है बनाना है। अब देखो इसका जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और रो का मात्रक होता है ओम मीटर। इसका रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ये इसका जो है मात्रक है। ठीक है, और इस ओम को जो है ऐसे इस प्रतीक से हम दर्शाते हैं। ये ऐसा लिखा हुआ है, मतलब क्या है, वो प्रतिरोध को बता रहा है। जैसे कि 5
और ऐसे लिख दिया, मतलब ये क्या है 5 ओम है। इसको क्या पढ़ेंगे हम 5 ओम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आगे जो है बताता हूं विशिष्ट प्रतिरोध के बाद जो है विशिष्ट चालकता बता। ठीक है, चलिए हो गया। हाँ चलिए, अब हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध देख चुके, अब हम विशिष्ट जो है चालकता। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, विशिष्ट जो है चालकता। तो चलिए देखते हैं प्रतिरोधों का जो है संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है संधारित्रों का जो है संयोजन देखे थे। अब प्रतिरोधों का संयोजन में पहला हम देखते हैं श्रेणी क्रम जो है संयोजन। श्रेणी क्रम जो है संयोजन, ठीक है। तो प्रतिरोध, ये आपका प्रतिरोध का जो है, ठीक है, सिंबल है। तो एक प्रतिरोध ये हो गया, इसी में हम एक और प्रतिरोध जोड़ दिए और आगे जो है एक और प्रतिरोध जोड़ दिए। ठीक है, तो ये आपका जो है श्रेणी क्रम जो है संयोजन जो है कहलाएगा। ठीक है, इसमें हम एक चीज देखना है हमको, तो ये आपका जो है 3 प्रतिरोध है, मान लेते हैं R1, R2 और जो है R3। ठीक है, तो इसको जो है हम बैटरी से जो है जोड़ दिए हैं। ठीक, 3 जो है प्रतिरोध है उनको हम किससे जोड़ दिए हैं, बैटरी से जोड़ दिए हैं। ठीक, अब यहां पर एक कुंजी लगा देते हैं ये। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि 3 जो प्रतिरोध है R1, R2, R3 तीनों को जो है श्रेणी क्रम में जो जोड़ दिए हैं। और प्रथम जो है प्रतिरोध के प्रथम सिरे को जो है बैटरी के धन ध्रुव से, और अंतिम जो है प्रतिरोध के दूसरे सिरे को जो है आपका बैटरी के जो है ऋण सिरे से जोड़ दिया गया है। क्लियर है? अब हम देखते हैं इनके सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है वो V1 है, इसके V2 है और इसमें जो है आपका V3 है। इसको जब बैटरी से जोड़े तो इसमें बहने वाली धारा जो है आपका I है। क्लियर है? ये तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जो है लिखना है। मान लेते हैं 3 जो है प्रतिरोध R1, R2, R3 है, तीनों को जो है श्रेणी क्रम में जो है संयोजित किया गया है। तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ, उसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे के साथ जो है जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से ये जो है आगे जो है बढ़ते जाता है, आपको जितना प्रतिरोध जो है जोड़ना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के धन ध्रुव के साथ और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव के साथ जो है जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो इसमें बहने वाली धारा जो है I है और इस R1 के बीच उत्पन्न, R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर आपका जो है V1 है और इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V2 है और इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो है V3 है। ठीक, क्लियर? तो यहां पर जो है तो हम जो समीकरण जो हमको पता है ओम के नियम से, जो फार्मूला है V बराबर क्या होता है I इंटू R1। तो हम लिखेंगे प्रतिरोध R1
के जो है सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो V बराबर क्या हो जाएगा I R1, V1 बराबर क्या हो जाएगा I R1। इसी प्रकार जो है R2 प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ये हो जाएगा V2 बराबर क्या हो जाएगा I डॉट R2। इसी प्रकार जो है तीसरा है आपका हो जाएगा R3 बराबर I डॉट V3 बराबर हो जाएगा I डॉट R3। क्लियर है? तो ये आपका हो गया पहला समीकरण, ये दूसरा है, और ये आपका जो है तीसरा समीकरण। ठीक, तो तुल्य जो है विभव है ना, तुल्य विभवांतर देखते हैं। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 का मान हो जाएगा I डॉट R1 प्लस I डॉट R2 प्लस I डॉट R3। क्लियर है? और यह V, तो V का मान क्या होता है I डॉट R, तो यहां पे हो जाएगा I डॉट R। तो ये हो जाएगा आपका I डॉट R बराबर, ये तीनों में कॉमन है तो I को बाहर कर दो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I और I कट जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका जो है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम जो है संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का जो है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो है तुल्य प्रतिरोध। तो प्रतिरोधों के जो है श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य जो प्रतिरोध होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये तीन जो है प्रतिरोध है ना, तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा। ठीक, ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। क्लियर है यहां तक? हेलो, हाँ हाँ, ठीक है। तो अब दूसरा बताएं। अब श्रेणी क्रम के बाद जो है समानांतर क्रम देख लेते हैं इसी प्रकार से। ठीक, याद रखिएगा श्रेणी क्रम जो संयोजन है, इस श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है, धारा I, ये नियत होती है। मतलब धारा I जो है तीनों में एक समान बहेगी। ठीक है, तीनों में क्या है, एक समान जो है धारा बहेगी। इसको जो है याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में जो है धारा जो है तीनों में जो है एक समान बहेगी, मतलब धारा जो है I का मान क्या होगा, नियत होगा। इसको जो है याद रखना है। ठीक है, I जो है एक समान होगी। ठीक, या नियत। चलिए, अब हम श्रेणी क्रम के बाद हम समानांतर क्रम जो है संयोजन देखते हैं। दूसरा है इतना ज्यादा कठिन नहीं है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम वाला। समानांतर क्रम जो है संयोजन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका समानांतर क्रम में क्या करेंगे हम, तीन प्रतिरोध ले लेते हैं। ये हो गया R1, इसी प्रकार एक और प्रतिरोध R2 और एक और प्रतिरोध ले लीजिए, ये हो गया आपका R3। अब तीनों प्रतिरोध को जो है एक बिंदु से जो है जोड़ देते हैं, एक बिंदु से, और इधर भी जो है तीनों प्रतिरोध को जो है तीनों प्रतिरोध के एक सिरे को जो है बिंदु A से और दूसरे सिरे को बिंदु जो है B से जोड़ दिया गया है। अब इन दोनों जो है सिरों को जो है
हम बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी और कुंजी के साथ। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया आपका समानांतर क्रम जो है संयोजन। अब जब इसको जोड़े, बैटरी से जब जोड़े तो इसमें जो है धारा बहने लग गई, धारा आई। अब ये धारा आई, जैसे यहां पर पॉइंट पे गई, इस पॉइंट पर ये जो है 3 अलग अलग धाराओं में बह गई, I1, I2 और I3। ठीक है, 3 अलग अलग धाराओं में जो है बढ़ गई, तीनों जो है प्रतिरोध के लिए। और इसका प्रतिरोध है R1, R2, R3। और तीनों प्रतिरोध एक बिंदु पर यहां पर जुड़े हैं और दूसरे बिंदु यहां पर जुड़े, इसलिए तीनों प्रतिरोध का जो विभव होगा, है ना, तीनों प्रतिरोध का जो है मतलब विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर जो है विभवांतर जो है V जो है ये नियत होगा, V क्या होगा, नियत होगा। ठीक, क्लियर है? तो इसमें स्टार्टिंग में वही आपको थोड़ा सा लिखना है, R1, R2, R3 तीन जो है प्रतिरोध है जिनको समानांतर क्रम में जो है संयोजित किया गया है। तीनों प्रतिरोध के पहले जो है सिरे को बिंदु A के साथ और दूसरे सिरे को बिंदु B के साथ जो है जोड़ दिया गया है, और बिंदु A और B के बीच जो है को एक बैटरी और कुंजी के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, जब इसमें बहने वाली धारा जो है R1, R2 और R3 है, तो यहां पर लिखेंगे 3 प्रतिरोध, है ना, बाकी को आप लोग लिखना, मैं इस शॉर्टकट में लिख रहा हूं। प्रतिरोध R1, R2 और जो है R3 को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, और बहने वाली धारा I1, I2, I3 है, और इसके बीच, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो है V है। ठीक, तो बहने वाली जो है आपका कुल धारा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, अब हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V अपान जो है R। I बराबर क्या होता है, V अपान R होता है। ठीक, अभी V अपान R कहां से आया, ओम के नियम से आया है, V अपान R। तो I1 है, तो I1 के लिए क्या हो जाएगा, V बटे R1। I2 के लिए हो जाएगा V बटे R2, और I3 के लिए हो जाएगा V बटे जो है R3। क्लियर है? अब I1, I2, I3 का मान समीकरण 1 में रख दो, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा I का मान V अपान R है, तो V अपान R बटे I1 का मान V बटे जो है R1 प्लस V बटे जो है R2 प्लस V बटे जो है R3। अब V जो है कॉमन है, V बटे जो है R बराबर, V कॉमन है तो V को बाहर कर दिए, तो बचा क्या, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। क्लियर है यहां तक? तो V और V कट जाएगा, तो 1 अपान R बराबर बचेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये आपका जो है समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य जो है प्रतिरोध। तो समानांतर जो है क्रम संयोजन में, समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रतिरोधों का जो है समानांतर क्रम संयोजन हुआ। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।